नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज। टीवी 24 न्यूज का खास कार्यक्रम सीधी बात माननी के साथ में आज तमाम दर्शकों का स्वागत है। और इस खास कार्यक्रम में आज हमसे रूबरू होंगे अनुराग सिंहदेव। अनुराग सिंहदेव के विषय में छत्तीसगढ़ के लोग तमाम जनता जानती है। सरगुजा के रहने वाले हैं। एबीवीपी से अपना जो है वो राजनीति के सफ़र को शुरुआत किया था इन्होंने और काफ़ी लंबे समय से सरगुजा के क्षेत्र में कार्य करते रहे हैं। बहुत सौम्य और सरल स्वभाव के माने जाते हैं और वर्तमान में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। और हर इंसान का एक सपना होता है कि उनका खुद का घर हो और सरकार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के माध्यम से उन्हें घर बनाकर भी दे रही है और लगातार कुछ ना कुछ बड़े छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के माध्यम से काम हो रहे हैं और लोगों को उनकी छत भी मिल रहा है। तो हम चर्चा करते हैं अनुराग सिंहदेव जी से। अनुराग जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी, और सभी हमारे टीवी 24 के सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार सबको जी। सबसे पहले तो अनुराग जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि आप एबीवीपी से अपनी राजनीति के सफ़र की शुरुआत किए थे, आपका परिवार क्या पहले से ही इस राजनीति में रहा है कि आप अचानक पदार्पण किए? कैसा रहा आपका सफ़र, ये आना कैसे हो राजनीति में? देखिए, ये बात सही है कि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से ही राजनीति में प्रवेश किया हूँ। और मेरे जो फादर की फैमिली थी, उसका कोई बहुत राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था और ज़्यादा रुचि भी नहीं थी राजनीतिक क्षेत्र में। लेकिन मेरी मदर के फैमिली का जो बैकग्राउंड था, उनकी ज़रूर पॉलिटिकल क्षेत्र में दखल थी। तो धीरे से वहाँ से यात्रा शुरू की और फिर आगे बढ़ते गए और फिर बाद में युवा मोर्चा में, फिर बीजेपी में, इस तरीके से करते करते। और सरगुजा की जो चुनौतियाँ थी बहुत सारी उस समय, मुझे लगा कि ये उचित फोरम हो सकता है जहाँ से हम लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं या जहाँ से हमारी बात सुनी जा सकती है। तो उस रास्ते पर आगे बढ़े और बीजेपी के माध्यम से अलग अलग जिम्मेदारियाँ निभाई। अभी मैं हाउसिंग बोर्ड में काम कर रहा हूँ जी। चूँकि सरगुजा जैसा क्षेत्र विषम परिस्थितियों में रहा है, आज से अगर हम 20 साल पहले भी बात करें, जब छत्तीसगढ़ राज्य बिल्कुल नया बना था या उस समय मध्य प्रदेश के शासनकाल में चलता था और रोड की व्यवस्था नहीं थी, सड़कें नहीं थी, जंगल से भरा पड़ा था, आदिवासी पूरा क्षेत्र माना जाता था, पिछड़ा पूरा क्षेत्र माना जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण था, आप तो बीजेपी से हैं, वैसे भी वो क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। तो एक बड़ी चुनौती थी आपको। इन सब से कैसे आप बहुत ऊपर उठकर काम किए और क्या आपको लगा कि यहाँ पे क्या ऐसा काम करना चाहिए जिससे बेहतर हो पाए सरगुजा? देखिए, आज स्वतंत्रता के बाद से लगातार कांग्रेस की सरकारें रही थी और जब हम लोग आज से 25-27 साल पहले विद्यार्थी क्षेत्र में और पॉलिटिकल फील्ड में आए, तो मुझे ध्यान में आया कि वास्तव में सरकारों को जो काम उस समय करना चाहिए था वो नगण्य था कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल कि लोगों को दोनों समय का भोजन भी उपलब्ध हो पाना, ये वास्तव में कठिन था। ये मेरे आंखों देखी हुई घटनाएं हैं। जब आम जनता गांव में एक स्थिति ऐसी आती थी जब कनकी या महुआ जो वहाँ पर होता था, उसको बॉयल करके वनोपज में ही वो अपना जीवन यापन करते थे। मतलब एक सिर्फ कुछ सीज़न के लिए उनको चावल मिल पाता था, बाकी समय नहीं मिलता था। तो इस तरीके के चैलेंजेस थे। और सड़क, बिजली, पानी की बात तो आप छोड़ दीजिए, जब सिर्फ फूडिंग भी नहीं है तो फिर तो निश्चित रूप से ये एक चैलेंज था। और मेरा बीजेपी की तरफ उन्मुख होने का भी कारण वही था कि कांग्रेस ने उस समय पर जो चीज़ें थी ग्राउंड ज़ीरो पर, वो किया नहीं। और बाद में फिर बीजेपी की सरकारें बनी तो चावल योजनाएं और इस तरीके की योजनाएं आई और उससे निश्चित रूप से, और अटल जी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क आई तो गांव तक सड़क पहुंची। तो ये सब चीज़ें थी जो वास्तव में प्रेरित भी की और जो चुनौतियां थी उसको हम लोगों ने उसको देखा और हमारे दल ने उसको पूरा किया। काफ़ी लंबा सफ़र रहा है, चूँकि सरगुजा जैसे क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश लगा हुआ, कोयले का कोयलांचल भी कह सकते हैं, कोयला का एक बड़ा, बॉक्साइट का एक बड़ा नदी है जहाँ से लगातार रेत का उत्खनन होता है। तो स्थानीय लोग भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनका विकास नहीं हो पाया। आसपास के जो क्षेत्र के थे उनका ज़्यादा
विकास हो पाया। और एक ये भी रहा है कि मूलभूत समस्या तो थी ही, सड़कें नहीं थी, चूंकि आने जाने में राजधानी से उतनी दूर सरगुजा जाना है तो सड़कें नहीं थी, स्वास्थ्य की शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं थी। अभी मेडिकल कॉलेज खुल जाने से काफ़ी अच्छा हुआ है। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो स्थानीय लोगों को वहाँ पे रोजगार की जो होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, चूंकि कोयला का क्षेत्र है, बॉक्साइट का क्षेत्र है, और आए दिन बहुत सारी समस्याएं होते रहती हैं। पिछले साल तो एक स्वास्थ्य को लेकर बड़ा पिछले साल मुझे याद है कि 10 साल पहले, 8 साल 10 साल पहले, कोरवा जो जनजाति जो पहाड़ों में रहते हैं बेचारे, उनको तो स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही थी, जिसके चलते काफ़ी लोगों की मौत भी हो गई थी उस पर। तो इस तरह की समस्या रही है, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, सरगुजा में निश्चित रूप से कुछ कोल माइंस शुरू की गई थी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड के माध्यम से, और वहाँ पर संभावनाएं थी कि वास्तव में ये कह लें कि अमीर धरती के गरीब लोग, तो ये बिल्कुल चरितार्थ था वहाँ पर। और यदि व्यक्ति वहाँ का, जब स्थानीय नागरिक जो भी हो, यदि वो रोटी कपड़ा और मकान की समस्या से जूझ रहा हो, तो फिर उसको आगे की सोचने की फुर्सत नहीं मिलती है कि मुझे शिक्षा प्राप्त करना है, स्किल्ड होना है। तो ऐसे में स्किल्ड लेबर जो थे माइंस में काम, अंडरग्राउंड माइंस हुआ करती थी। अब अंडरग्राउंड माइंस में काम करने के लिए थोड़ा स्किल्ड लोगों की आवश्यकता रहती है, जो ITI किए होते थे या और भी तरीके से तकनीकी रूप से प्रशिक्षित थे। तो हमारे लोग मिलते ही नहीं थे, तो स्वाभाविक रूप से उनका स्थान अन्य राज्यों के लोग ले लेते थे। तो चैलेंज यही था, सबसे पहले आपको यदि आपको रोजगार देना है, यदि स्थानीय उद्योगों में स्थानीय लोगों को जोड़ना है, तो उनको आपको पहले दक्ष बनाना पड़ेगा। और दक्ष बनाने से पहले ज़रूरी है कि उनको कम से कम वो भोजन की चिंता से मुक्त हो जाए, प्राथमिक शिक्षा उनकी गारंटेड हो जाए, कहीं ITI या प्रशिक्षण स्किल डेवलपमेंट का अवसर हो तो वो उनको मिल जाए। तो ये सरकारों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, और पिछले समय में ये काम आगे बढ़ा है, और उसके कारण से रोजगार का जो स्थानीय स्तर पर प्रतिशत है वो भी कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में बढ़ा है। और तमाम, मैं तो मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग अंचलों में भी ये स्थिति बनी है। सरगुजा का कुछ अंचल ऐसा था, मुझे ध्यान है, कि जहाँ पर आवागमन की सुविधा नहीं थी। वो जब बारिश होती थी तो वो नदियाँ उफान पे रहती थी, और यदि उधर के 10 गाँव में डायरिया फैल गया तो फिर पेशेंट उधर से इधर नहीं आ सकता था इलाज कराने के लिए। तो हर बारिश में जब डायरिया वगैरह का समय रहता है या मलेरिया का उसमें प्रकोप रहा करता था, तो पेशेंट उधर से इधर नहीं आ पाते थे। तो हर बार मुझे ध्यान है कि लगातार कई वर्षों तक ये डायरिया से, मलेरिया से ये सैकड़ों लोगों की मौत हुआ करती थी। तो उसके बाद धीरे धीरे जब सड़कें बनी, पुल पुलिया डेवलप हुए, तो आवागमन शुरू हुआ, हॉस्पिटल्स बन गए, वहाँ तक मेडिकल कॉलेज बन गए, छोटे अस्पताल, एम्बुलेंस सर्विसेज 108 शुरू हो गई। तो ये स्थिति नहीं हुई कि अब कम से कम बरसात के बाद ये खबर नहीं आती है कि डायरिया से इतने लोगों की मौत हो गई या इतने लोगों की मलेरिया से हो गई। तो मैं मानता हूँ कि ये सुखद एक पहलू है, और इस दिशा में ही सरकार को काम करना चाहिए। अगर हम बात करें कि 25 साल के आसपास छत्तीसगढ़ राज्य को स्थापना हुए, एक युवा कह सकते हैं, नया बिल्कुल, अगर हम देखें इन 25 वर्षों में और 2000 से पहले और अभी की बात करें, कैसा आप परिवर्तन पाते हैं छत्तीसगढ़ में? देखिए, छत्तीसगढ़ में तो यदि छत्तीसगढ़ नहीं बनता और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ नहीं बनाते, तो मैं तो मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ की स्थिति वैसी ही रहती जैसी थी। वो सब चैलेंजेस जो मैं अभी बता रहा हूँ, वो सभी चैलेंजेस थोड़ी बहुत दूर हुई होती, लेकिन अभी तक वो बड़ी चुनौती हमारे लिए रहती। तो छत्तीसगढ़ बनने के बाद निश्चित रूप से एक अलग राज्य की जो प्रगति होनी चाहिए, उसमें हम बहुत तेज़ी से विकसित किए हैं। और मैं तो मानता हूँ कि जो 3 राज्य उस समय बने थे, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, उसमें छत्तीसगढ़ ने काफ़ी तेज़ी के साथ प्रगति किया है, और उसका लाभ अब 25 साल का छत्तीसगढ़ है, ये रजत जयंती वर्ष भी है हम लोग के लिए। तो ये जो यंग छत्तीसगढ़ है, इसको हम लोग मानते हैं कि ये आने वाले समय में विकसित छत्तीसगढ़ कैसे बने, इस पर हमको अब टारगेट करना है। तो ये बड़ा एक
25 साल का जो पीरियड था, मैं मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए एक बहुत अच्छा समय रहा है कि हम अपने राज्य में अपने स्तर पर और अपने मुद्दों को लेकर अपना विकास कर रहे हैं। ये एक बहुत सुखद अवसर है। नहीं तो आमतौर पर चूँकि राजधानी बहुत दूर हुआ करती थी भोपाल में, तो भोपाल में और उस तरफ मालवा प्रांत और उस तरफ ग्वालियर, इस तरफ के ही डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस होता था। और हम लोग वही 5-7 ज़िले थे छत्तीसगढ़ में पहले, और आज तो 33 ज़िले हो गए हैं। तो प्रशासनिक दृष्टि से भी नीचे पहुँचे हैं हम, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा बढ़ा है, और व्यक्तिगत रूप से जो लोगों को अपग्रेड करना है, उनकी आर्थिक स्थिति को ऊंचा करना है, इस पर भी छत्तीसगढ़ सरकार ने काम किया है। बिल्कुल, ये देखने को भी मिल रहा है पिछले 25 सालों में काफ़ी छत्तीसगढ़ ने विकास किया है। आप देश के मानचित्र पर अलग से अपना एक सूर्य की तरह से निखार दिखता है छत्तीसगढ़। मैं एक चीज़ आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, चूँकि आप लंबे समय से राजनीतिक उसमें हैं, आपके कोई ऐसे रहे हैं कि इतने सफ़र में कोई मार्गदर्शक रहा हो, कोई किसी ने आपको प्रेरित किया हो कि आपको राजनीति में आनी चाहिए शुरू के समय की? देखिए मोहित जी, वास्तव में देखिए, बिना प्रेरित किए और बिना मार्गदर्शन के तो किसी में भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में भी परंपरा है, गुरु परंपरा जो होती है कि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। तो निश्चित रूप से ऐसे हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नेता हुए हैं और प्रचारक हुए हैं, विशेष रूप से संघ के, जो हम लोगों को लगातार प्रेरित भी किए हैं। और कहीं ना कहीं जब हम लोग के मन में कोई ऐसे भाव आते थे कि अरे बहुत काम कर लिए, या नेगेटिविटी आती थी, तो वो उनसे मिलने के बाद दूर हो जाती थी। तो प्रेरित किए हैं, और उनके काम, उनके कारण ही हम लोग वैचारिक काम के लिए अभी तक अपने आप को फिट महसूस कर रहे हैं, उनके प्रेरणा के कारण ही। तो निश्चित रूप से योगदान तो है ही है। कोई एक दो ऐसे नाम जिनको आपको लगा हो कि हाँ ये? देखिए, नाम तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ नेतागण हैं जिनका मार्गदर्शन हमको मिला है। मैंने कहा विशेष रूप से राजनीतिक क्षेत्र में पॉलिटिकल लोग भी हैं और प्रचारक भी हैं। अगर हम बात करें बीजेपी संगठन में अभी विभिन्न जिम्मेदारी निभाते हुए आप अपना रोल अदा कर ही रहे हैं, तो आपको ऐसा कौन सा ऐसा लगा कि यार ये थोड़ा बहुत टफ हो रहा है ये मेरे से काम राजनीतिक इस सफ़र में? देखिए, हमेशा जो पार्टी ने जो भी काम दिया है, मैं शुरू से ही और फोकस करता हूँ कि मुझे जो काम मिला है उसको मैं परफेक्शन से करना है, और जब भी मुझे जो अवसर मिलता है मैं अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मुझे युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो 6 साल में अध्यक्ष रहा, और मैं बेस्ट अपना करने की कोशिश किया उसमें। और मैंने मतलब हमारा जो स्टेट हुआ करता था उस समय युवा मोर्चा की दृष्टि से, वो टॉप पे रहता था देश में। मतलब हमारी गतिविधियाँ इतनी रहती थीं और इतने अच्छे कार्यक्रम। हाँ, तो ऐसे अभी मेंबरशिप का इंचार्ज था मैं, तो हम लोगों ने 61 लाख मेंबर बनाया। ये भी अपने आप में छत्तीसगढ़ की आबादी के हिसाब से 42-43 लाख तो ऑनलाइन मेंबर बनाया, जिसका डाटा हमारे पास है। यानी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक डाटा किसी के पास है तो बीजेपी के पास है आज के तारीख में। तो वो ड्यू टू मेंबरशिप है, और उसका मैं इंचार्ज था। तो पार्टी ने जब भी जवाबदारी दी है तो हम लोग बढ़ चढ़ कर, और पार्टी के कार्यकर्ताओं की मदद से, जो हमारी टीम रही है शुरू से, उन सब के सहयोग से हम लोगों ने उसको अच्छे से पूरा किया है। राजनीति में आप नहीं होते तो आप खुद को किस क्षेत्र में देखना पसंद करते? देखिए, ये बड़ा कठिन प्रश्न है, लेकिन देखिए राजनीतिक, मुझे लगा कि ये एक बहुत ऐसा काम है जो मेरे लायक फिट है ये। तो क्योंकि मैं जो भी करता वो मैं सिर्फ इंडिविजुअल नहीं करता, बल्कि एक सोसाइटी के लिए करना चाहता था। तो मैं वो नहीं होता तो मैं टीचर होता या प्रोफेसर होता। मतलब मैं कुछ ना कुछ सामाजिक दायित्व, हाँ, सामाजिक और लोगों को प्रेरित करने के लिए या किसी मुहिम की तरफ बढ़ाने के लिए, यही मेरा नेचर रहा है शुरू से। तो मैं मान लीजिए पॉलिटिक्स में नहीं होता तो हो सकता है टीचिंग जॉब में होता, प्रोफेसर होता है, या कुछ इस तरीके का। गृह निर्माण मंडल का कमान मिलने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या रही? देखिए, अभी हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है, हमारे पार्टी के नेताओं ने जिम्मेदारी दी है। और हाउसिंग बोर्ड 2004 में छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ था, और उसकी यात्रा मेरे 21 साल हो गए। 25 साल छत्तीसगढ़ को हुए, तो
21 साल हाउसिंग बोर्ड को हो गए। उससे पहले प्रदेश MP हाउसिंग बोर्ड हुआ करता था। बीच में अजीत जोगी जी का जो समय था उसमें हाउसिंग बोर्ड भंग कर दिया गया था और उसके कर्मचारी इधर उधर डिप्यूट किए गए थे उस समय। तो 4 से जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने फिर से रिस्टैब्लिश किया मुख्यमंत्री बनने के बाद 4 में। तो उसके बाद से लगातार छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने बहुत सारे काम किए, अलग अलग चेयरमैन रहे उसके। अभी पिछले 4-5 सालों में, मतलब मेरे आने के 1 साल पहले तक वास्तव में ये परिस्थिति थी कि हाउसिंग बोर्ड जो है उसके पास बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी थी जो अनसोल्ड थी, बिक्री नहीं हो रही थी। तो वो एक बड़ा चैलेंज था कि कर्ज भी हो गया था हाउसिंग बोर्ड के ऊपर और प्रॉपर्टी भी बची थी। और जब प्रॉपर्टी नहीं बिके तो चूँकि सेल्फ एक ऑटोनॉमिक बॉडी थी फाइनेंशियली हाउसिंग बोर्ड, तो उसको अपनी आर्थिक परिस्थिति खुद जनरेट करनी पड़ती है, अपनी अर्थव्यवस्था खुद मेंटेन करनी पड़ती है। तो ऐसे में हमको कई बार तनख्वाह देने में भी दिक्कत हो रही थी कर्मचारियों को। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था जब मैं आया था तो। और उसके बाद पिछले 6-8 महीने में हम लोगों ने मेहनत किया इस पर। और मुझे खुशी है कि जो मेरे पास आंकड़े हैं उसमें, जैसे OTS स्कीम शुरू किया था, वन टाइम सेटलमेंट सरकार ने, तो OTS 2 का पार्ट ये चल रहा है। OTS 1 पहले चला था। तो पिछले 5 साल में, मतलब 2023 तक, 24 तक मान लीजिए, 24 तक हाउसिंग बोर्ड ने 250 करोड़ का बिजनेस किया था छत्तीसगढ़ में, सिर्फ 5 साल में। 5 साल में 250 करोड़ का। और इस फाइनेंशियल ईयर 25 में हम लोगों ने करीब 625 करोड़ का बिजनेस किया है। तो अपने आप में रिकॉर्ड है कि 5 साल में 250 करोड़ और 1 साल में 625 करोड़। तो ये हम लोगों ने जो पूरा, हाँ, बहुत अच्छी तरीके से, और उस पर हम काम भी कर रहे हैं अभी। और अब धीरे धीरे हम लोग उस जो प्रॉब्लम थी उसमें, उसको शॉर्ट आउट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा कि मैं जिस फील्ड में भी काम करता हूँ मैं पूरी ताकत लगाता हूँ, तो तन्मयता है और सब टीम भाव से यहाँ भी काम करते हैं। थोड़ा सा मैं, जैसे एक गुणवत्ता की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ जो भवन निर्माण होता है छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की तरफ से, काफ़ी सारी चीज़ें जैसे देखने को मिला है। अभी कमल विहार का भी प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें हुई। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के बहुत सारे जितने प्रोजेक्ट हैं, लगभग अगर हम देखें उसमें, तो ठेकेदार के माध्यम से जो काम होता है उसमें गुणवत्ता विहीन काम बहुत ज़्यादा हुआ है। उसके चलते बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी, आपके बहुत पहले की बात है वो, अभी वर्तमान में अब क्या हम उस पर फोकस करेंगे कि गुणवत्ता जो पूर्ण काम होना चाहिए वो हो, और इससे लोग जो रहे, क्योंकि सपना होता है लोगों का घर, और उनको अगर अच्छा घर सस्ते दामों पर अगर सरकार के माध्यम से मिल रहा है छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की तरफ से, तो बहुत अच्छा होगा और बेहतर होगा। क्योंकि चाहते हैं कि लोग, क्योंकि रियल एस्टेट के काम में बहुत महंगाई बहुत है, ज़मीन और आजकल तो बहुत महंगा हो गया। अगर सरकार उनको अच्छा प्रावधान कर रही तो अच्छी क्वालिटी भी क्यों नहीं देती है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और वास्तव में देखिए, घर तो एक ऐसी चीज़ है, मैं मानता हूँ कि लोगों का पूरे परिवार का सपना होता है। और बहुत सारे परिवार तो 90% परिवार घर एक बार ही बनाते हैं और पूरे ज़िंदगी की कमाई उसमें लग जाती है, पूरे सपने लगते हैं। तो घर तो गारंटेड होना चाहिए, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं होना चाहिए। पिछले जो 23-24 साल का, 21 साल का जो रिकॉर्ड है, उसमें लगभग 1 लाख मकान हाउसिंग बोर्ड ने बनाया है। और मुझे भी लगता था कि हाउसिंग बोर्ड की गुणवत्ता में कहीं ना कहीं लोग बोलते थे, चर्चा करते थे, जब मैं नहीं था इसमें। लेकिन मैं विज़िट किया बहुत सारे स्थानों पर, तो मैं ये पाया कि एफोर्डेबल हाउस जो देना है हमको, रियायती दर पर मकान उपलब्ध कराना, ये हाउसिंग बोर्ड का उद्देश्य है। कि हम जो बिल्डर के अप्रोच से दूर है, जो लोअर इकोनॉमिक सेक्शन में नहीं आता है, जिसको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल सकता है, ऐसे मिडिल क्लास लोगों को हाउस मुहैया कराना, घर मुहैया कराना, ये हमारा टारगेट है। तो अफोर्डेबल हाउस जब हम जाएंगे तो थोड़ा सा आप प्राइवेट बिल्डर की तुलना में थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं, गुणवत्ता में मैं नहीं बोलूँगा, मैं उसको स्टैंडर्ड में बोलूँगा कि जैसे बहुत अच्छी रेलिंग उसने लगा दी है, बहुत POP कर दिया है, बहुत वो कर दिया है, आपका अच्छे पेंट्स लगा दिए हैं। तो इस तरीके के जो थे उसमें हम ज़रूर कम हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, गुणवत्ता में बहुत अच्छी गुणवत्ता हाउसिंग बोर्ड के मकानों की है।
मैक्सिमम 90%, 10% हो सकता हुआ नहीं होगा, लेकिन मैं खुद विजिट करके देखा हूँ कि गुणवत्ता है। लेकिन एक प्रॉब्लम उसमें आ रही थी जो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा कि और हमारे टीवी 24 के दर्शकों के साथ भी शेयर करना चाहूँगा कि एक प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार ये होता है कि लोग मकान तो खरीद लेते हैं लेकिन उसको हैंडओवर नहीं लेते हैं, ताला लगा के रखते हैं। तो वो धीरे धीरे करके साल 2 साल यदि बंद रहा वो तो जर्जर अवस्था में पहुंच जाता है, या पानी लगते हुए या कहीं से पानी रिस रहा है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है, तो ऐसे में गुणवत्ता उसकी ख़राब होती है। तो बाद में फिर जब वो जाते हैं 2 साल के बाद तो उनको ध्यान में आता है कि अरे ये तो पूरा पानी भर गया है, पूरा गंदगी हो गई है, दरवाजे सड़ गए हैं। तो ये प्रॉब्लम उनको ध्यान में आती है। कई बार खिड़कियाँ खुली रहती हैं कहीं से, तो कोई घुस के वहाँ से इलेक्ट्रिक का तार उखाड़ के ले जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो अभी हम लोगों ने ये जो बड़ी प्रॉब्लम थी कि अभी हम निकाल रहे थे आंकड़े कि कितने लोगों ने मकान, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी मकान खरीदते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि चलो एक मकान है मेरा, अब दूसरे यहाँ शिफ्ट होऊंगा, लेकिन अभी खरीद लिया हूँ, 1 साल बाद होऊंगा, 2 साल बाद होऊंगा, तब तक वो ताला लगा के छोड़ देते हैं उसमें। तो ये हम लोग रेशियो जो चेक कर रहे थे कि रजिस्ट्री इतनी हुई, पोजीशन इतना मिला, फिजिकल पोजीशन इतने लोगों का हुआ, तो ये हम लोग मान रहे थे कि उसमें 40% 50% लोगों ने फिजिकल पोजीशन नहीं लिया था। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा चैलेंज था। फिर बाद में 2 साल के बाद वो आते थे, बोला अरे हमारा पूरा मकान ख़राब हो गया, ये वो फिर से बनाइए इसको, और फिर गुणवत्ता को लेकर शिकायत होती। अभी हम लोगों ने ये प्लान किया है, एक नियम बनाया है कि जिसको भी हम रजिस्ट्री करेंगे उसको मकान तुरंत हैंडओवर करेंगे, और उसको जो भी कंप्लेंट होगी वो तुरंत सॉर्ट आउट किया जाएगा। मतलब उसको हम देर नहीं करेंगे कि ये, मतलब आज से मकान आपका, मतलब आपका। फिर इसमें कहीं टपक रहा है तो वो भी आप ध्यान दीजिए उसको, ये नहीं कि आप बंद करके चले गए और 2 साल बाद आए। तो ये एक जो प्रॉब्लम थी, एक बड़ी प्रॉब्लम थी ये। देखिए ये ध्यान में नहीं आ रही थी, मैं भी जब बहुत सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया, जब पेपर्स देखा तब मुझे ध्यान, बारीकियाँ, तो बारीकियों में ये चीज़ ध्यान में आया जब मैं खुद गया वहाँ। अरे मैं क्यों, जर्जर कैसे हो गया ये मकान? बोले साहब ये इन्होंने लिया था इतने में, इस सन में, और 2 साल से ये ताला बंद करके रखे। तो कोई भी घर स्वाभाविक है, यदि मैं अपने घर में ही ताला बंद कर दूं कई दिन तक, तो कहाँ से पानी रिस रहा है या कहाँ से कौन आ गया, क्या हो गया, ये थोड़ा रखरखाव आवश्यक है जी। तो निश्चित रूप से एक मैं आपसे एक और प्रश्न इसी से रिलेटेड पूछना चाहूँगा कि जैसे प्रदेश में किफ़ायती आवास को लेकर हम बात करें तो आपकी दीर्घकालिक रणनीति अब क्या होगी? देखिए अभी तो हम जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट लाते हैं, उसमें 30% 35% ये हम किफ़ायती आवास ही लाते हैं, और उसको लेकर व्यापक रूप से मुहिम भी चलाते हैं कि वो किफ़ायती दर पर लोगों को मिल जाए। अभी कुछ इशू आ रहा था उसमें कि जैसे रेट्स आजकल 4 लाख 6 लाख ऐसे के रेट्स हो गए हैं, थोड़े बढ़ गए हैं, लेकिन जो लिमिट है वो 3 लाख तक की है कि 3 लाख आय वर्ग के लोग ले सकते हैं। 3 लाख आय वर्ग का व्यक्ति यदि है तो आप 6 लाख का मकान कैसे बेचेंगे उसको? तो ये जो सीमा थी, इसमें हम बोले हैं कि आप यदि ऐसे EWS या ये सेक्शन है तो आप लेके आइए, आपको बहुत सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, हम आपको सीधे मकान देंगे। तो अभी कैबिनेट से उसको मंजूरी कल ही मिली है। तो ये एक अच्छी खबर है कि वो जो लिमिट थी जिसके कारण से वो लोग 5 लाख का मकान नहीं खरीद पा रहे थे, उस दायरे में नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनके पास तो 3 लाख की लिमिट थी। तो उनके लिए भी हम ये सुविधा अब कर सकते हैं। बल्क परचेज भी शुरू किया है, जैसे कोई अपने कर्मचारियों के लिए मकान खरीदना चाहता है, कोई मतलब मान लीजिए होटल व्यवसायी है, कोई इंडस्ट्री वाला है, वो अपने ऑफिसर्स के लिए, कोई न्यूज़ कंपनी है, अपने ऑफिसर्स के लिए, अपने लोगों के लिए मकान खरीदा, तो बल्क मकान वो खरीद सकता है, एक साथ 10 मकान खरीद लेगा, अपने कर्मचारियों को देगा। असल में पर्पस रहने का ही है। तो हाउसिंग बोर्ड के ऐसे नियम थे कई बार कि एक व्यक्ति एक ही मकान खरीद पाएगा, तो एक एक करके फिर वो बहुत टाइम भी लगता था और एक ठीक भी नहीं था, उसमें रहने का जो उद्देश्य था हमारा वो भी पूर्ति नहीं हो रही थी। तो अब बल्क परचेजिंग कल ही कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि बहुत, और हमारे आवास मंत्री OP जी को कि ये कैबिनेट ने मंजूरी जो दी है, इसका लाभ अब लोगों को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा। और एक और बड़ी समस्या थी प्रदेश में, किराए के मकान को लेकर बड़ी समस्या रहती थी, तो क्या आप रेंटल हाउसिंग मॉडल पर भी क्या विचार कर रही है हाउसिंग बोर्ड इस पर? देखिए हमारा तो मुख्य उद्देश्य है कि हम मकान सोल्ड आउट करें,
और जो सोल्ड आउट नहीं होते हैं उनको हम रेंटल बेसिस पे दे सकते हैं। लेकिन प्राथमिकता है कि हम मकान बनाएं और लोगों को उसका मालिक बनाएं, ये हमारी प्राथमिकता है। और मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊंगा कि हमने न केवल बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं, अभी रिव्यू बहुत सारे किए तो रिफॉर्म भी बहुत सारे किए हैं। अब हम बढ़ रहे हैं कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा हम मकान कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 23, 24 और 25 नवंबर में ये हमारा अभी राज्य स्तरीय आवास मेला ये आयोजित करने वाले हैं हम। बीटीआई ग्राउंड रायपुर में आयोजन होगा और उसमें उस मेले में हम लगभग 2000 करोड़ की नई स्कीम्स उसमें लॉन्च करने वाले हैं। और ये अलग अलग ज़िलों में होने वाली है, रायपुर में भी है और सब स्थानों पर। तो ऐसे 2000 करोड़ की नई स्कीम ला रहे हैं हम। OTS का भी प्रेजेंटेशन होगा और इंटीग्रेटेड बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपको आवास के बारे में जो भी जानकारी चाहिए वो उस कैंपस में आपको मिलेगी। प्रोडक्ट्स के बारे में क्या क्या लग रहा है आजकल, PVC की जो मटेरियल क्या क्या लग रहा है, आधुनिक क्या क्या चीज़ें आ गई, सीमेंट्स में कौन सी अच्छी सीमेंट आ गई, BIS जो मापदंड होता है उसके अनुरूप कौन सी आजकल सरिया आ रही है। तो ये सारी चीज़ें, वुडन कौन सी चीज़ें ठीक रहती हैं आजकल, और डर्माइट ट्रीटमेंट कैसे करना, मतलब ऐसी सारी चीज़ों पर आपको वहाँ पर जानकारी मिलेगी। इवन फाइनेंशियल, उसमें फाइनेंस भी कराना है आपको तो वहाँ बैंक के भी स्टॉल लगाए जाएंगे जो वहाँ पर बताएंगे कि बैंक फाइनेंस का प्रोसेस क्या है और हम किस दर पर आपको लोन देंगे, और तुरंत कैलकुलेट करके बताएंगे कि ये आपका EMI रहेगी, 10,000 रुपये EMI आएगी, 5,000 आएगी EMI, तुरंत बताएंगे। तो ऐसा करके हम इंटीग्रेटेड एक आवास मेला करने वाले हैं, तो इसका भी निश्चित रूप से एक बड़ा लाभ। शुरू में एक बड़ी समस्या थी कि आवास आवंटन में पारदर्शिता नहीं होती थी, अब पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कुछ आपने कुछ नया सिस्टम भी लागू किया इसमें? देखिए, हमारे यहाँ अब 100% जो भी आवास विक्रय किए जा रहे हैं वो ऑनलाइन किए जा रहे हैं। मतलब सभी आवास अब ऑनलाइन पोर्टल पे उपलब्ध हैं। और बिडिंग है, मतलब जैसे मान लीजिए आपने ऑक्शन किया, ऑक्शन है तो कई बार मुझे शिकायत भी आ रही है कि आपने EWS को भी ऑनलाइन करके बिडिंग कर दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। और कई बार EWS वर्ग जो है ऑनलाइन बिडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, तो ये भी प्रश्न आ रहे हैं उसमें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टोटली अब हम ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही और बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से ही सभी प्रॉपर्टीज़ का विक्रय कर रहे हैं। तो ये इससे पारदर्शिता स्पष्ट है कि अब कोई उसमें भाई भतीजावाद नहीं हो सकता है, कोई पार्शलिटी नहीं हो सकती। एक मेरा आखिरी प्रश्न आपसे कि अगर हम बात करें कि आपके अनुसार वर्तमान सरकार की सबसे सफल नीति कौन सी है? देखिए, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को और प्रधानमंत्री जी को दोनों को धन्यवाद भी दूंगा और बधाई देना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में आप देखिए, ये यदि कहें कि 2 साल में क्या हुआ तो इसका कंपैरिजन आपको करना यदि है तो आप 5 साल पीछे चले जाइए, 2 साल से पहले, 23 से पहले चले जाइए। धान की कीमत पिछली सरकार ने 2100 रखी थी और मुझे याद है कि उस धान की कीमत को देने में किसानों को एक वर्ष का, एक फसल का, एक पैडी फसल वर्ष का 1.5 साल लगता था। 1.5 साल में 4 किस्त में वो धान का की कीमत दे पाती थी। वो भी अभी आखिरी किस्त दी नहीं उस समय की वो सरकार। और मतलब धान पे ही सब बातें जो हैं, पूरी पैसे धान पे जा रहे थे। इस सरकार ने, और विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री OP चौधरी जी, इनके फाइनेंशियल प्रबंधन को एक मिसाल देनी चाहिए, क्योंकि हम 2100 ने 3100 रुपये धान की कीमत दे रहे हैं और पिछले सत्र में सबसे अधिक धान खरीदी हमने किया, सबसे अधिक रिकॉर्ड है। और एक वर्ष के अंदर ही हमने एक साथ भुगतान वन टाइम कर दिया उसको, एक बार जो फिक्स प्राइस है वो दिया, एक बार डिफरेंस की राशि दे दी। तो वो 3100 रुपये हम आसानी के साथ दे पा रहे हैं। प्लस वहीं पर महतारी वंदन का जो एक भी किस्त, आप बताइए, पिछले 2 वर्ष में एक भी किस्त ड्रॉप नहीं हुई, बल्कि दिवाली में तो पहले ही किस्त आ गई। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल है कि इतना बड़ा
इकोनॉमिक फ्रेम और 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जो पिछली सरकार ने सिर्फ धान के कारण नहीं दिया था कि धान दे रहे हैं, पैसे नहीं हमारे पास, डिफरेंस कहाँ से देंगे, तो टालते हुए नहीं दिया। इस सरकार ने 18 लाख का पैसा जमा कर दिया, 18 लाख मकान बन रहे हैं। और प्राथमिकता ये है कि हर, जैसे हाउसिंग सेक्टर में भी उतना ही ध्यान दिया जा रहा है। तो ईच एंड एवरी सेक्टर, ये 2 साल में ये उपलब्धि मैं मानता हूँ कि चाहे वो किसान हो, महिला हो, उद्योग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आवास हो, कोई फील्ड ऐसा नहीं जिस पर इस सरकार ने बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दिया है। जहाँ तक नक्सलवाद का प्रश्न है, वो भी टाइम लिमिट फ्रेम दिया हुआ है कि मार्च 2026 पे माननीय गृह मंत्री जी ने कह दिया, अमित शाह जी ने, इस तारीख को ख़त्म नक्सलवाद। तो ये उपलब्धि है और ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट वालों को इसका अध्ययन करना पड़ेगा कि इतना पिछली सरकार के सांस फूल रही थी सिर्फ एक योजना को इम्प्लीमेंट करने में, और ये सरकार इतनी सारी योजनाओं को कैसे इम्प्लीमेंट कर रही है, ये शोध का विषय है। बिल्कुल। तो ये अनुराग सिंह देव जी जिन्होंने अपनी बातों को, अपने पक्ष को निश्चित रूप से बेबाकी से रखा। और हाउसिंग बोर्ड की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से हाउसिंग बोर्ड के लिए अनुराग सिंह देव जी के विज़न बहुत क्लियर और साफ है। आने वाला समय जो जिनके सपने हैं, एक वर्ग होता है, चाहे वो कम वर्ग के हो, बड़े वर्ग हो, मिडिल वर्ग के हो, तमाम लोगों के एक सपना होता है कि उनका खुद का घर हो। वो घर हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से जरूर बेहतर ढंग से, अच्छे समन्वय के साथ मिलेगा। और आने वाले कुछ दिनों बाद एक बड़ा स्टॉल भी लगने वाला है, तो शायद आप सब वहाँ पर पहुँचकर देखें और अपने सपनों के घर को बसाएं। और अनुराग सिंह जी को हम सिंहदेव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमसे जुड़ने के लिए, मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।